आइए छात्रों, हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अब तक जिन दोस्तों ने, जिन छात्रों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो चलिए बताते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो देखो, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार और भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, और वह भी अपने भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने विचारों या भावों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसके द्वारा करता है, वह भाषा कहलाती है। अब देखिए आगे, भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, और तीसरी सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तो मौखिक भाषा कहलाती है। और जैसे बोलकर का मतलब, जैसे कोई कहीं बाहर बात कर रहा है टेलीफोन के माध्यम से, और कोई बातचीत के माध्यम से बात कर रहा है, एक दूसरे से अपनी बात साझा कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई पूर्वज किसी को कहानी सुनाए, किसी को कोई बात बताए पुत्र को, तो वह अपने मुंह के द्वारा बता रहा है, इसलिए वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वह मुंह से बता रहा है इसलिए। और जब कोई व्यक्ति लिखने के माध्यम से अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पहले, अब तो ये चिट्ठियों का चलना प्राय बंद हो गया है। पहले चिट्ठी लिखने के माध्यम से हम अपनी खबर यानी विचार भाव भेजा करते थे दूसरे के पास। अब इसका लिखना प्राय बंद हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ चिट्ठी के माध्यम से भी कार्य चल रहे हैं, लिखने के माध्यम से भी कार्य चल रहे हैं। ये लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, इन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत के माध्यम से देखा है कि अपने उंगलियों के, हाथों के माध्यम से संकेत करने से दूसरों को यह समझ में आ जाती है। जैसे कोई हाथ उठाकर, थोड़ा मुंह उठाकर अपनी ओर इशारा करे मुंह की तरफ, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उसे पानी चाहिए। या वह अपने हाथों के माध्यम से अपनी उंगलियों को अपनी ओर इशारा करे और अपनी ओर मोड़े उंगली, तो इससे स्पष्ट होता है कि वह हमको अपने पास बुला रहा है। तो यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि लिप किसे कहते हैं। लिप वर्णों या अक्षरों के लिखने के ढंग को लिप कहते हैं। यह विश्व में बोले जाने वाली प्रत्येक भाषा की कोई न कोई अपनी लिप हुआ करती है, जिसके माध्यम से वह अपनी भाषाओं में लिखी जाती है। प्रत्येक देश की कोई न कोई लिपि होती है। अब जैसे भारत देश की लिपि देवनागरी से ली गई है, इसकी लिपि देवनागरी है, भाषा हिंदी है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश की कोई न कोई अलग पहचान होती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि है रोमन,
मराठी की है देवनागरी, बांग्ला की है बंगाली, पंजाबी की गुरमुखी। कहने का मतलब है कोई ना कोई अपनी लिपि हुआ करती है, उसी के लिपि का मतलब होता है लिपिबद्ध, वर्णों के लिखने के ढंग को लिपिबद्ध कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लिपि यानी लिपि लिखित के माध्यम से हुआ करती है। अब देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। हमारे देश में हर प्रदेश में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है और भारत की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की गई है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्रदान ये भाषाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाओं की मान्यता निम्न प्रकार है। देख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। पहली दो पुनः हम बता रहे हैं कौन कौन सी 22 भाषाओं की मान्यता संविधान में दी गई है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 मान्यताओं की मान्यता संविधान के द्वारा दी गई है। तो प्रत्येक संविधान, विश्व का इतने देश हैं, प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है और वहाँ के हिसाब से अपनी भाषाओं को मान्यता दी जाती है। अब आगे है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता ही है। अब व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, दूसरा नंबर शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार तथा रूप आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के रूप, भेद, बनावट तथा व्यक्ति के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, उनके भेद, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस प्रकार से आज पार्ट 1 में फ़िलहाल इतना ही। जिन छात्रों ने अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको उपस्थित होती रहेगी। धन्यवाद।